रहीम अस्सलाम नाजरीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, सारे दिन हमारा काम ही ये है खबरें, लोगों से राब्ते, खबरें इकट्ठी करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, आप लोगों तक पहुँचाना। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर मैं यूजली सोचता हूँ कि यार अजीब मुकद्दर पाए हैं इमरान खान साहब ने, और बड़ी ही मुख्तलिफ सी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपका एक अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार हो, कारोबार 9th में हो जाए, उसके बाद कारोबार तबाह बर्बाद हो जाए, मियाँ बीवी दोनों जेल के अंदर हों, मुकदमात हों, फिर उसके बाद जेल में लंबे चौड़े अरसे के बाद रिहाई हो, और उसके बाद वो खातून निकलें तो उसके बाद दोबारा से गिरफ्तार कर ली जाएँ। घर में बच्चे हों जो क्रिटिकली, एक बच्चा जो है उसकी अल्लाह पाक सेहत दे, उसकी तबीयत बहुत ख़राब भी हो, रिकवरी फेज़ में हो, बट इवन देन वो माँ दोबारा से जेल में चली जाए, फिर हफ्तों की जेल काट के आए, और फिर एट वंस मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुकदमात भुगतती फिर रही हों। एक शहर में ये मुकदमा है, एक शहर में ये मुकदमा है, और इवेंचुअली उनकी मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर। तो वो जुमले जो लिखती हैं, या जो जुमले वो आकर बाहर मीडिया को बताती हैं, वो जुमले सुनने के बाद बंदा कहता है कि यार वो सारे मुकदमात, वो करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान, वो सारी साइड चीज़ें एक साइड पे रह गई हुई हैं, और इमरान खान साहब से एक मुलाकात का, इमरान खान साहब की एक थपकी, और इमरान खान साहब का सिर्फ इतना पूछ लेना कि जमशेद चीमा साहब का क्या हाल है, आई थिंक वो सारा कुछ कंपनसेट हो गया हुआ है। और ये खातून फिर से उतनी ही पैशनेट, फिर से उतनी ही चार्ज हैं कि इनके ऊपर इतने मुकदमे, और इनके ऊपर इतने केसेस, और इनके इतने माली नुकसान, और इनको इतनी जेल में टाइम और काटना पड़े तो ये काटने को रेडी होंगी। मैं बात कर रहा हूँ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की, बहुत सख्तियाँ काटी हैं। आज उनकी भी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है, अडयाला जेल में। आगे बढ़े, शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब भी चिल्ला काटने चले जाते हैं, उम्र के इस हिस्से में चिल्ला काटने चले जाते हैं, वापस आते हैं तो एक इंटरव्यू में वो नमूदार होते हैं। उस इंटरव्यू में कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ रिपोर्टेड है, आपके सामने है। शेख रशीद साहब के ऊपर प्रेशर भी अब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आया होगा। आज शेख रशीद साहब की मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, तो इमरान शेख रशीद साहब जब जेल से बाहर निकलते हैं, जो फुटेज उनकी आई है, लग रहा है कि शेख रशीद साहब की 20 साल उम्र कम हुई है, शेख रशीद साहब का खून बढ़ा हुआ है, और वो बड़े फख्र से खुशी खुशी बताते जा रहे हैं साथियों को कि इमरान खान साहब ने बोसा दिया मुझे। मतलब अजीब सियासी जमात है, अजीब किस्म के लीडर हैं इमरान खान साहब, कि यार जब मुश्किल वक्त आता है सियासी जमातों के ऊपर, तो बहुत बड़े बड़े लोग जिनके बड़े लंबे चौड़े पॉलिटिकल करियर के बहुत लंबे चौड़े कनेक्शंस होते हैं ना, जब सियासी जमातों के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो लोग उस कश्ती से छलांगे मार देते हैं, उससे पहले ही राइट लेफ्ट हो जाते हैं। बड़ी मिसालें हैं आपके पास पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे सियासी इत्तेहाद और बहुत सारी सियासी जमातें बनी और वक्त के साथ साथ खत्म हो गई, कि जब उस सियासी जमात के ऊपर बुरा वक्त आया, लोग मुकदमात से बचने के लिए भाग जाते थे, जेलें काटने से भाग जाते थे। मिसाल देखिए ना आप, कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्सियत है जिनका आप जमहूर पसंदों ने, सहाफ़ियों ने, सियासतदानों ने उनका नाम बागी रखा हुआ है। एक बहादुर आदमी जावेद हाशमी, उनका बागी का नाम लकब दिया हुआ है। बागी की अचीवमेंट जेल काटी थी। मतलब इतना कम ये प्रेसिडेंट, या इतनी कम ये हुआ करता था माजी की सियासत के अंदर, कि एक शख्स ने तवील जेल काट ली तो उनको बागी का लकब दे दिया गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी तो आज तक जमहूर पसंद जो है पीपल्स पार्टी आज तक इसके ऊपर प्राइड देती है कि जरदारी साहब ने इतनी लंबी जेल काटी। क्या केसेस थे, क्या एलिगेशंस थे, वो एक अलग से बहस है, लेट्स फॉरगेट दैट। लेकिन इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर आज भी किस हद तक कमिटेड है इमरान खान साहब की ज़ात के साथ। बकौल हलीमा खान साहिबा के आज 70 से 80 लोगों की मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब से। मतलब वो ट्रायल पे गए हुए थे, वो भी ये नहीं कि उनकी मुलाकातें रूटीन की हुई हैं, वो भी उन्हीं मुकदमात में नामजद थे, उन्हीं की भी हियरिंग थी, उनकी भी समाअत थी, तो उन्हीं मुकदमात में इमरान खान साहब भी थे। तो वहाँ पर उनकी उधर अदालत के अंदर ही, जो जेल के अंदर अदालत है, वही उसके रूम में या राइट लेफ्ट वहीं पर मुलाकातें होगी होंगी। और आज इमरान खान साहब ने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू हलीमा खान साहब, उन्होंने हमसे ज़्यादा बात नहीं की, आज उन्होंने सारा टाइम जो है वो अपने वर्कर्स को, पार्टी के लोगों को टाइम दिया। एक चीज़ रिपोर्टेड है, नहीं रिपोर्टेड, इसकी मेरे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो मैंने कोशिश की है फैसल चौधरी साहब से कंफर्म करने की, लेकिन मेरी कोशिश नहीं है वो कामयाब हो सकी। फवाद चौधरी साहब के बारे में भी इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब से, फवाद चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई है, और उनको भी अप्रिशिएट किया गया कि जनाब जो आप कर रहे हैं ठीक है, बुरा वक्त था, गुजर जाएगा, ये है वो एंड ऑल दैट, जो एक लीडर दिलासा दिया करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैं कल परसों की मैंने वाकया सुना है वो इमरान खान साहब का, कि जब वर्ल्ड कप में ये बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तानी टीम के, तो टीम ने अपनी तैयारियों में थी कैसी वापसी की टिकट कराइए, लाहौर तक कराइए, कराची तक कराइए। तो इमरान खान साहब कमरे में एंटर होते हैं तो बताते हैं कि यार मैं फाइनल में सोच रहा हूँ कि फ़लाँ को ओपनर भेजूँ, फ़लाँ बॉलिंग पहले करेगा, फ़लाँ करेगा। मतलब उस टाइम के ऊपर भी वो स्ट्रेटजी अपनी फाइनल की बनाकर बैठे हुए कि आई हैव टू विन, जस्ट लाइक दैट। आज भी इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल करके बैठे हुए हैं कि जनाब जेल से भी निकलेंगे, इस मुल्क का निज़ाम भी बदलेंगे, तब्दीली भी लेकर आएंगे, और मेरे पास इसकी और कोई दलील नहीं है। मेरे पास दलील उनके वोटर, उनके सपोर्टर, उनके लीडर, उनकी जमात के लोगों की कमिटमेंट की। एंड आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैरिस्टर गौहर,
मैं इस मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप की बात नहीं कर रहा कि इनके किस हद तक कमिटेड हैं, किस हद तक कमिटेड हैं, इनके कोई टेस्ट नहीं हुए, ये किसी ट्रायल से नहीं गुजरे, उस किस्म के ऑब्वियसली इनके ऊपर मुश्किलात आई हैं, लेकिन ये उस किस्म के ट्रायल से नहीं गुजरे जिस तरह के डॉक्टर यास्मीन राशिद गुजर रही हैं। ये वैसे किसी ट्रायल से नहीं गुजरे जिस तरह उमर सरफराज चीमा गुजर रहे हैं। ये वैसे किसी ट्रायल से नहीं गुजरे बैरिस्टर गौहर साहब या बाकी जो लोग जिनके ऊपर मुकदमात आज भी नहीं होते, बाकी सबके ऊपर हो जाते हैं लेकिन ये बच जाते हैं। तो ये उमर सरफराज चीमा साहब जैसे, महमूद रशीद साहब जैसे, एजाज चौधरी साहब जैसे, ये किसी ट्रायल से नहीं गुजरे। हाँ, इनसे सख्त इम्तिहान सनम जावेद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, इन तमाम ख़वातीन ने, सिमाबिया ताहिर साहिबा, इन तमाम ख़वातीन ने, आयशा भुट्टा साहिबा, इन तमाम ख़वातीन ने इससे बहुत सख्त इम्तिहान इस सियासी जमात एक लीडर के नज़रिए के लिए पास किए हैं। मैं तो उनको कहूँगा कि इन्होंने तमाम सियासी इम्तिहान जो थे जेलें काटने के, सख्तियाँ काटने के, वो पास किए हैं। एक तरफ ये एटमॉस्फियर है। अब इसी अडयाला जेल के बाहर के दूसरे विजुअल्स देख लीजिए और फिर उसके ऊपर जमहूरियत के ऊपर आप और मैं नोहा कुना होते हैं। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर है एक मुल्क के, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर वजीर आजम के मतलब स्टैचर देखें तो एक मद्दे मुकाबिल स्टैचर अपोजिशन लीडर का आता है, वजीर आजम उसके अपोजिट अपोजिशन लीडर आता है। साथ लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब जो कानून को समझते हैं, और पंजाब के जब ये लॉ मिनिस्टर थे तो बहुत सारे लोग ये क्लेम किया करते थे कि राजा बशारत साहब से बेहतर लेजिस्लेशन को, कानून साजी को कम ही लोग समझते हैं पंजाब असेंबली के अंदर। लॉ मिनिस्टर भी वो खुद थे। अहमद चट्टा साहब एक थॉरो जेंटलमैन, अलीपुर चट्टा साहब से हमारे इलाके से साथ ही इनका हल्का बनता है, इनके वालिद हामिद असर चट्टा साहब एक थॉरो जेंटलमैन। ये वो उन खानदानों के अंदर से जिनको मैं अक्सर कोट किया करता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, या ये उन खानदानों में से है, ये खानदान चट्टा साहबान का, जिन्होंने अपनी ज़ाती मलकियती रकबे बेचकर, एसेट्स बेचकर सियासत की। ना इनके रकबे बढ़े, ना इनकी मिलें लगी, ना इनके कारोबार पाकिस्तान से बाहर बढ़े, ना इनकी बाहर कोई फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स निकले, ना कोई वहाँ पर बैंगलोस निकले। वही एक अपनी जो जायदादें थी वो बेचकर सियासत करने वाला नीट एंड क्लीन सा खानदान है अहमद चट्टा साहब। ये 3-4 लोगों को आज अडयाला जेल के बाहर हिरासत में ले लिया जाता है। खबर हिरासत में लेना चले सियासतदान हैं, रगड़ा लग रहा है तहरीक इंसाफ को, खबर ये नहीं थी। खबर ये थी फैसल चौधरी साहब एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास पेपर मौजूद हैं उमर अयूब साहब की जमानत के, और फिर भी उनको अडयाला चौकी में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर मजे की बात, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, गालिबन वो बाद में डिलीट भी हो गया, कि पुलिस कुछ भी बताने से कासिर है कि क्यों बिठाया हुआ है, क्यों हिरासत में लिया हुआ है, क्यों बिठाया हुआ है। एक तरफ वो पैशनेट चेहरे हैं जो इमरान खान साहब से मिले हैं, जिनकी जिंदगियों का एक दफ़ा फिर से वो फ्यूल भर दिया गया, इंजेक्शन लग गया, पावर इंजेक्शन लग गया, फिर से वो फ्रंट फुट पे आ गए। और एक तरफ आपकी जमहूरियत का मसख शुदा चेहरा ये है कि आपका अपोजिशन, दो कवायद ज़वाबित ये है कि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के लिए या किसी भी एमएनए की गिरफ्तारी के लिए आपको स्पीकर नेशनल असेंबली की इजाज़त लेना होगी। अब अडयाला चौकी के जो इंचार्ज सब इंस्पेक्टर साहब या एएसआई साहब होंगे, उन्होंने पता नहीं इजाज़त ली है कि नहीं ली। आईजी पुलिस जो है इस्लामाबाद के, पता नहीं उन्होंने बाज़ाब्ता इजाज़त हुकूमत ने ली है स्पीकर साहब के नहीं ली, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मुझे एक चीज़ का पता है कि फैसल चौधरी साहब क्लेमेंट हैं, वो क्लेम करते हैं कि जनाब हमारे पास ज़मानत के पेपर्स मौजूद हैं, कंप्लीट हैं, बट एट द सेम टाइम गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में ले लिया गया। अब इसमें क्या करे बंदा, क्या कहे कि इस मेरे जैसे लोग बार बार बात करते हैं वे आउट वे आउट वे आउट, आगे कैसे चलेगा मुल्क, आगे कैसे चलेगा मुल्क। और फिर हम सोल्यूशन भी एक ये निकालते हैं कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा तो उसका तो की ये समझ आती है सारी बात की कि भाईजान पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, लेकिन चलें साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इंगेज कर लीजिए। वे आउट निकालते रहते हैं हम लोग बैठे, लेकिन जब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये इस तरह मामला चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें वे आउट निकलने में पॉसिबिलिटी नहीं रहती, उसमें हालात वाक़यात मज़ीद कॉर्नर हो जाते हैं, हालात वाक़यात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, इससे थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ISPR की जानिब से, और फॉर्मेशन कमांडर्स की मुलाकात जो थी उसका इजलास हुआ है आज, और उसके अंदर 2-3 चीज़ें जिनको टेकअप किया गया। ये रूटीन की डे टू डे बहस है पाकिस्तान के अंदर। अब हेल्दी कम्युनिटीज़ के अंदर, हेल्दी कंट्रीज़, हेल्दी माशरों के अंदर, सेहतमंद माशरों के अंदर सेहत, तालीम, कारोबार, तरक्की, मुल्की तरक्की, दूसरे मुल्कों की मदद, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इन इश्यूज़ के ऊपर बातें होती हैं, ये डिस्कशंस हैं। हमारे मुल्क का नेशनल इशू जो है वो इंटरनेट का बंद होना, सोशल मीडिया का बंद होना, सोशल मीडिया का प्रोपोगंडा, ये तमाम हमारे नेशनल इश्यूज़ बन चुके हैं। वज़ीर आज़म से लेकर हर सियासतदान और हर पावरफुल क्वार्टर्स के अंदर ये अंडर डिस्कशन आता है। वहाँ पर डिस्कस क्या हुआ है ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपोगंडे पर तशवीश का इजहार किया गया।
प्रोपेगेंडा बाज सरकारी अनासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्ह अफवाज और इदारों में दरार पैदा करना है। ये 24 नवंबर के एहतजाज की बात हो रही है, जब फ़ौज को लगाया गया और उसके बाद सारा जो सोशल मीडिया के ऊपर मामला चलता रहा। सियासी वाबस्तगी या तासुब के बगैर फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत करती है। शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। अब इसके अंदर भी मुझे जो समझ आ सका, इसमें यह भी इनक्रेज किया गया हुकूमत को कि जनाब सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, इनको फैलाने के खिलाफ इसके रोकथाम के लिए आप सख्त कवानीन बनाएं। अथॉरिटी बन भी रही है, उसके ऊपर कमेटीज़ भी में भी डिस्कशन हुई है और इसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो काम कर रही होगी। माजी की हुकूमत ने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी किया था। हाँ, अमल दरामद किस हद तक हुआ, किस हद तक नहीं हुआ, वो एक अलग से कहानी है। लेकिन ये हुकूमत ज़रा उससे ज़्यादा फ्यूरी के साथ, इससे ज़्यादा फ्यूरियस होकर काम कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाने के ऊपर और मीडिया के ऊपर कदगन लगाने के ऊपर। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट नेक्स्ट, दैट इज़ अ बिग टाइम क्वेश्चन मार्क, दैट्स अ बिग टाइम क्वेश्चन मार्क। बट माई प्रॉब्लम, मेरा मुद्दा एक है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती इस मुल्क के अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप क्लेम कर लें, हुकूमत कह ले जी यहाँ दूध और शहद के दरिया बह रहे हैं, नहरें बह रही हैं, ठीक है, बहा लीजिए, ख्वाबों में बहा लीजिए। लेकिन आपका मुल्क कितना पोलराइज्ड है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको आई वंडर कि शहबाज शरीफ साहब को लोग नहीं बताते। तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, जो तमाम पावरफुल क्वार्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं इस मुल्क के, क्या उनको फैक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए जाते? क्या उनको नहीं बताया जाता कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री? या पता नहीं, जो लोग बताते हैं उनको बताते हैं कि सब अच्छा है सर, आज मैं चढ़ा रोड के ऊपर तो एक बंदे ने गाड़ी के आगे आके मेरे शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कल जावेद लतीफ़ साहब जो बोल के गए हैं काशी वास साहब के शो में, टेकिंग स्टैब्लिशमेंट, इदारों की बात करते हुए, दैट इज़ वेरी वरिंग। और पता नहीं लोग इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री, या उनको फिक्र नहीं है कि हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है। दीज आर द टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस, दीज आर द इशूज वी नीड टू सॉर्ट आउट, दीज आर द प्रॉब्लम सीकिंग सॉल्यूशंस। पता नहीं बात ही नहीं करते इसके ऊपर। इवेंचुअली जब तबाही ले जाती है तो फिर हम बैठ के कहते हैं हमसे फलां भी गलत फैसला हुआ। ये हुकूमत मौजूदा, याद रखिएगा, सियासी जमातें आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम रिपोर्ट कर रहे होंगे, तब भी कहेंगे हमसे फलां भी गलत फैसला हुआ, हमसे फलां भी गलत फैसला हुआ। मुल्क का जो बेड़ा गर्क होना चाहिए हो गया होगा तब तक, और ये सिर्फ कहकर हमसे गलत फैसले होते, ये फिर इक़्तिदार के मज़े लूट रहे होंगे। एनीवेज, इस मुल्क को, इस कौम को दुआ में याद रखा करें। मैंने लगता है सिर्फ दुआ में ही नहीं, जिहड़ियां साडे मसाइल दा हल। अपना ख्याल रखिएगा।